हेलो गाइस, कैसे हैं आप। ठंड बढ़ गई है तो अपना ध्यान रखिए। मौसम का रखना है क्योंकि अब भाई कोरोना तो जा चुका है, तो वैसा तो है नहीं कि आपको प्रमोट किया जाएगा या ऑनलाइन क्लासेस। अब तो भाई ऑफलाइन का ज़माना है, तो ऑफलाइन में मेहनत करनी पड़ेगी। राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी सही करने पड़ेंगे और पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि अब तो ऑनलाइन जा चुका है भाई, कोई हेल्प मिलेगी नहीं। अब सिंपली आपको अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना। तो चलिए, आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल नाम से भी आपको चैप्टर मिलता है। और ये इस टॉपिक को आज मैंने स्पेशली जो यहाँ लिखा है वो स्पेशली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए है। बाकी इसमें नॉलेज सभी के लिए है। तो अगर बीटेक या इंटर के बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको दो पार्ट में सिलेबस को दूंगी आपके, जिसमें आपको सिलेबस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो जैसे हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। इसकी ज़रूरत इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली है, तो इसलिए आपको मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। बाकी मेरे बच्चे अगर पढ़ के आए हैं और यदि मेरे वीडियो भी देखे हैं तो भी उन्हें पता होगा, क्योंकि ये बार बार मैं बता रही हूँ। क्वांटम नंबर वीडियो मेरा देख लीजिए, या एटॉमिक नंबर देखिए, केमिकल बॉन्डिंग देखिए, हर एक में मैंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन इनके दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के। एटॉमिक नंबर को कहते हैं परमाणु क्रमांक और एटॉमिक वेट को कहते हैं परमाणु भार। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, है ना। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या, उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है। एटॉमिक वेट क्या है? अब तीसरा एलिमेंट, तीसरा पार्टिकल भी तो प्रेजेंट होता है ना उसमें, तो उसके बारे में भी है। तो एटॉमिक वेट या परमाणु भार क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इन एटम। तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं किसी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और उसका परमाणु क्रमांक का जो योग होता है, या परमाणु क्रमांक की जगह आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ले सकते हैं, उसका जो योग होता है वो परमाणु भार कहलाता है। ठीक, ये दो वर्ड क्लियर हो गए। तीसरा वर्ड आपका कौन सा क्लियर होना है? ये देखिए जरा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, या इसी को हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। तो विभव या ऊर्जा की बात आ रही है तो आपको पता होगा। विभव वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, बाकी ये फिजिक्स में है तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये नहीं पता होगा किसी को। नाम इसमें आयनाइजेशन है या आयनीकरण आता है, तो आयन बनना है कहीं पर। तो आयन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट किए जा रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है खींचा जा रहा है, यानी कि डोनेट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो इसलिए कैटायंस के लिए स्पेशली ये डेफिनेशन है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी को पहले समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए जरा, देखिए क्या है। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा या जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनीकरण ऊर्जा। ठीक। अब दूसरी चीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि वैद्युणात्मकता। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता या कैपेसिटी कहलाती है। तो इसलिए इसकी डिफिनीशन बनती है द कैपेसिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आप इसमें कैपेसिटी ऑफ एटम या कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस को ही करना है। ठीक है। तो ये नेचुरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा हैलोजेंस की होती है, ऑक्सीजन की होती है। ये एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युणात्मकता के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में इनको नहीं पढ़ना है, आपको हल्का हल्का पढ़ लीजिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। अगर पीरियोडिक टेबल के बीच में आपको पूछा जा रहा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वो आपको ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल अननोन चीज़ है, ये है क्या चीज़, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा
इसको क्लियर होना ज़रूरी है। बाकी मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ की प्रैक्टिस भी कराऊँगी, लेकिन वो सुविधा सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि उन्हीं के पास पहुँचेगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम अपने क्लासिफ़िकेशन पे आते हैं, तो उसमें अभी आपका अगला टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये भी है और काफ़ी कुछ आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी आप रिलेटेड मान सकते हैं इसमें। उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनीकरण ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करवाया जाएगा। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें आप नीड भी बोल सकते हो और रिलीज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम इंटर कराते हैं तो नेचुरली एनर्जी जो है रिलीज होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि अंदर इतना ज़्यादा रिपल्सन हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन को अंदर एंट्री नहीं कराया जा सकता, तो उसमें कई बार बाहर से हमें एनर्जी उसमें डालनी पड़ती है, तो उनकी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम भी हो जाती है। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज रहेगी उसमें आप रिलीज एनर्जी ही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? तो इसकी भी डेफिनेशन मैं एक लाइन की आपको लिख दे रही हूँ। देखिए, हल्का सा इंट्रोडक्शन तो हम आपको इसमें दे ही देते हैं। काफ़ी कुछ आप मेरा अगर वीडियो पढ़ते पढ़ते वीडियो अपने नोट्स बना सकते हैं और काफ़ी कुछ मैं लिख भी देती हूँ, उससे भी बन जाता है। बाकी जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और बाकी आप इसमें भी बना सकते हैं। द रिलीज्ड एनर्जी आफ्टर लिख सकते हैं, ड्यूरिंग लिख सकते हैं, आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग। इंट्री वर्ड यूज कर सकते हैं या फॉर इंटर एन इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, चलिए मैं आपके लैंग्वेज में ही लिख देती हूँ। आप लैंग्वेज थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इंटर एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को आप बैलेंस सेल भी कह सकते हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको शॉर्ट में ईए भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो ये तीन वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट तो काफ़ी पहले से क्लियर है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक अच्छा अगला एक ये सब समझ लीजिए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये बीच में आएंगे तो आप बीच में ब्रेक लग जाएगा, आप पढ़ रहे होगे बीच में आपको कहोगे ये क्या बीच में आ गया है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि हल्का सा आपके माइंड में रहेगा तो आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। डायगोनल रिलेशन, ठीक है? ये क्या चीज होती है, या इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध। तो विकर्ण का मतलब ही आप समझ सकते हो कि विकर्ण का मतलब होता है कि हम कहीं भी तिरछा जा रहे हैं या डायगोनली जा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा है, तो अगर हम ये ऐसे रिलेशन बना रहे हैं तो ये तो आपकी विकर्ण संबंध हुई है, ये डायगोनली तो हुआ नहीं, है ना? तो ये ऐसा विकर्ण नहीं हुआ। तो विकर्ण का मतलब सब लोग जान रहे होंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं अभी। विकर्ण या डायगोनल का मतलब ऐसे हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पर डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, दोनों कॉर्नर्स पे जो एलिमेंट होंगे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं, या कह सकते हैं इक्वल होती हैं। तो ये डायगोनल रिलेशन जो है ये आपके पीरियड्स या आवर्त में मिलती है। आवर्त की ही एक प्रॉपर्टी है कि इसमें एक आवर्त के
जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे आवर्त के कुछ एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं, वो होती है डायगोनल रिलेशन। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए, फिर अभी आपको जब पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि किसकी रिलेशन कहाँ इक्वल होती है। ठीक है, वहां शुरू करते हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये वर्ड्स बीच बीच में यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है। तो डायगोनल रिलेशन जैसे ही आएगी तो आप देख लीजिएगा उसमें किसका क्या बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्या टॉपिक है आपका, अगला देख लीजिए क्या है। अब ये 3 टॉपिक आपके हो गए। अब अगली क्या चीज आप देखिए जरा। हाँ, ये होता है नाम से ही जान गए होंगे आप, वेरिएबल बैलेंसी। वेरिएबल बैलेंसी या इसी को कहते हैं हिंदी में परिवर्ती संयोजकता। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर देन वन बैलेंसी यानी कि एक से अधिक संयोजकता दिखाते हैं। उनको कहते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परिवर्ती संयोजकता, या इनकी इस बैलेंसी को ही कहते हैं परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल बैलेंसी। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है आयरन का। ठीक है, आयरन को आपने देखा होगा कि ये कभी ये आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह इसकी बैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, और कई जगह पे आपने देखा होगा इसकी बैलेंसी जो होती है 3 होती है। ठीक है, Fe2 और Fe3 ये देखा जाना जाता है। तो फेरिक और फेरस, तो ये किस बिहाफ पे होती है ये देखना है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। Fe का सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है। 26 होता है इसका, सब जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत बढ़िया चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसको भी नहीं आता है बनाना। नहीं तो हम बना रहे हैं, यहाँ देखिए जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखते रहिएगा कहाँ पहुंच रहे हैं भाई। 26 है, 26 देखिए कहाँ तक पहुंचे हैं, 4 6 10 10 20। 3d10 तो हम लोग कर ही नहीं सकते इसको भाई, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हम 10 कहाँ से पहुंचा देंगे। 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो गया जाके। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि एक 3d जो है ऑर्बिटल, ये आपका वैकेंट है इसमें, या कह सकते हैं पूरी तरह भरा नहीं है, इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन और डाले जा सकते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जब आयरन को आप Fe2 में बनाएंगे, यानी कि Fe2 प्लस आप लेके चलिए। देखिए Fe+2 हम बनाते हैं, जरा कैसे बनता है देखिए। Fe+2 की कंडीशन क्या होगी। मैंने पावर में नहीं रखा है, चलिए मैं पावर में ही रख दूं, नहीं हमारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे क्या मैडम ने Fe के ऊपर न रख के बगल में रख दिया है। चलिए यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये Fe+2 हुआ। तो Fe+2 को जब आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये देखिए जरा आप। ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बहुत अच्छा वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको भी दिक्कत हो वो वहाँ देख सकता है डीपली। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्टकट बताऊंगी, यहाँ तो इतना डीप में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है। इसका बनाएंगे तो देखिए क्या बनता है। 1s2
2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद आएगा 3p6, उसके बाद आपका आएगा 3d6। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो ये प्लस चार्ज के 2 चार्ज आए हैं, वो कहाँ से निकाले गए हैं? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो ये हो गया Fe+2। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है कि 3d जो है, ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है, तो नेचुरली ये स्टेबल नहीं है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब और रिलीज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो आप देखिए। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए क्या होगा यहाँ पर, चलिए मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। हमारे कर्सर साहब जो है हमारी बात नहीं सुनते हैं, बहुत परेशान करते हैं हमको। हाँ, और कहीं पेंटिंग बनानी हो तो वही बना लो। पूरा एफ ही हमारा खराब कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग कॉपी में बना चुके होगे। मुझे लग रहा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बहुत अच्छे से आता है वो Fe+3 का बना लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, हाँ, वीडियो में भी मैं भी बता चुकी हूँ, बाकी आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है तो भी आपको पता होगा। तो चलिए हम इसी की हेल्प ले लेते हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, चार्ज हम बाद में लगा देंगे। इनका देख लीजिए क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। ठीक, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? चलिए अब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन है Fe+3 का। तो ये देखिए इसने क्यों दो वैलेंसी शो की कि एक +2 एक +3। +2 क्यों शो की? क्योंकि इसको 4s से इलेक्ट्रॉन 2 निकालने थे, और +3 इसकी कैसे हो गई कि इसका अनस्टेबल हो रहा था तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, इसलिए 3d5। ठीक, इसका एक रूल मैंने बताया हुआ है कि जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कराते हो तो उसमें आपको 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने रहते हैं, यानी कि जिसके लिए n का मान ज्यादा होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मान ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसी से इलेक्ट्रॉन हम इनिशियली रिलीज कराते हैं। तो ये वेरिएबल वैलेंसी है। मोर देन वन वैलेंसी जो एलिमेंट शो करते हैं, स्पेशली इसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कुछ आपके पी ब्लॉक भी हैं, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ही जो होते हैं वो स्पेशली वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। तो एक आपने, अब ये देखिए आपने पढ़ लिया वेरिएबल बैलेंसी को। अब आप और देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको, मैं इसीलिए पहले इनिशियली आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का पता होना जरूरी है, तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में भी आएगा और आपका चैप्टर भी क्लियर होगा। डिप्लोमा के सिलेबस को और डिप्लोमा के फॉर्म ऑफ पेपर को मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। बाकी जिसको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज नहीं है उसके लिए भी अच्छा है। तो इतने चीज़ें आप पढ़ेंगे, फिर और भी कुछ चीज़ें आप देखिए, पढ़िए क्या बता रहे हैं आपको। जैसे एक वर्ड और आएगा आपका, ट्रांजिशन। शॉर्ट नोट तैयार रहेगा ना तो आगे आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बस एक लाइन में पढ़ लीजिए इनको। वैकेंट डी ऑर्बिटल।
जिनका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनका और डी ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है, और डी ऑर्बिटल वैकेंट होने का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल का मतलब इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो ये बहुत हैवी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी क्वालिटी की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और होती है कि ये कलर्ड आयन बनाते हैं, इसलिए इनकी अपनी एक आईडी बन जाती है कि भाई इनका सबका एक स्पेसिफिक कलर भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग शो कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनके अंदर आ जाती हैं, इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एक और आप पढ़ लीजिए क्या है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें है वैकेंट लास्ट 2 सेल्स, मतलब यहाँ सबसेल की बात या ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लास्ट 2 सब सेल्स जो हैं वो वैकेंट होंगे, यानी कि आपका 4s भी वैकेंट हो सकता है, 3d भी। जैसे अगर आप आयरन का एग्जाम्पल, वैसे आयरन उसका तो नहीं एलिमेंट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए लास्ट में आपने लिया तो इसमें 4s भी खाली होता है और 3d भी खाली होता है, हाफ फिल्ड हो, वैकेंट हो, या बिल्कुल ही एम्प्टी हो, तो उसमें आ जाएगा ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है। तो इसमें स्पेशली आपके कौन से आ जाएंगे? एफ ब्लॉक। ठीक है, अभी आपको ब्लॉक भी बताने जा रहे हैं कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, बाकी फिर आपको बीच बीच में आता जाएगा, वो भी मैं बताती जाऊंगा। अब आपको मैं ब्लॉक क्लियर कर दूं कि ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंट्री करता है, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, वही उसका ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ऐसे आप ब्लॉक को पहचानते हैं कि अगर आपने एस ब्लॉक की बात की है तो नेचुरली उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो खत्म हो रहा होगा एस ब्लॉक पे। ठीक है, एस ऑर्बिटल पे, एस ऑर्बिटल में ही उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। ठीक है, अगर पी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक हो गया, अगर डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक हो गया, अगर वो एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक हो गया। तो इसको मैं बता देती हूँ आगे, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए, फिर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं उसमें। पीरियोडिक टेबल पे वैसे भी 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको सिंपली एक पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए, और सेकंड थिंग आपको जो है ब्लॉक क्लियर होना चाहिए, और थर्ड थिंग जो है इनकी पीरियोडिसिटी क्लियर होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या सीक्वेंस है, क्या डिफरेंसेस आते हैं अगर हम ग्रुप में बात करें या पीरियड्स में बात करें। यही 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें, इस चैप्टर में। तो इसी को पढ़ लेते हैं। तो पहले आप देखिए एस ब्लॉक। बस नाम से याद रखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिटल। ठीक,
उनको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिन भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इंटर करता है वो s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप देखिए, आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से तैयार किया है तो आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा कि अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम की बात करिए तो सोडियम में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2। सब जानते हैं कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, याद आ गया ना, 11 11 होता। तो 11 होगा तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक, जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो उसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखे, मेरा भी वीडियो देख सकता है अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से पहले इत्मीनान से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाना आ जाएगा उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकल कर आएंगी। तो जैसे देखिए सोडियम का हमने बनाया 11 है, 11 के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। तो इसलिए सोडियम जो हुआ ये कौन सा एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये एस ब्लॉक एलिमेंट हमको क्लियर हो गया, वैसे ही हम एक प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है ये कि ये होता है सॉफ्ट मेटल। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब सॉफ्ट मेटल पर हैं। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है। ठीक है, तो आपको तुरंत क्लियर हो गया कि सोडियम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सोडियम की क्या क्या प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि एक तो ये सॉफ्ट मेटल है, दूसरा ये फर्स्ट ए ग्रुप में होगा। अच्छा, ग्रुप और पीरियड्स निकालना भी आपको बता दें, मैंने ब्लॉक तो बता दिया है, चलिए अब ग्रुप और पीरियड्स भी मैं यहीं बीच में ही बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो आगे आपको पढ़ने में आसान रहेगा, नहीं तो फिर बीच बीच में आएगा। तो चलिए इसे सोडियम को एग्जाम्पल पे ही बता देते हैं या अलग से बता देते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, बीच में बेसिक में ही बता देना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता दे रहे हैं आपको। ग्रुप एंड पीरियड्स, अब मान लीजिए हम सोडियम का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, या बच्चे कहेंगे मैम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए, तो चलिए हम लिथियम ले लेते हैं, या लिथियम ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, पास ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है आपका। 3 होता है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम तो अब मेरे बच्चों को है नहीं, इस पे मुझे इस पर तो कोई टेंशन है नहीं, वो तो आप बना लोगे, बड़ा हो या छोटा हो। देखिए जैसे 1s2 और 2s1 आया, ठीक है, तो आपके इसमें देखिए क्या कंडीशन होगी, कि अब इसका आप देखिए जब ग्रुप आपको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ जो ये लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ये इसमें कौन कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक, तो ये दिखाएगा आपका ग्रुप। ये जो दिखाएगा आपको, देखिए मैं इसको लिख दे रही हूँ और निकाल के देखिएगा, आपको मैक्सिमम में मिल जाएगा। लास्ट सेल आपको देखनी है, लास्ट सेल, सब सेल नहीं देखिएगा ना, ऑर्बिटल देखिएगा, जो आपका लास्ट सेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप को शो करेंगे। ठीक, लास्ट सेल का जो नंबर होगा, मतलब जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, वो सेल का जो नंबर होगा वो बताएगा पीरियड। ठीक है, ब्लॉक मैंने बता ही दिया आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक। ठीक, तो ये एस ब्लॉक हो गया। अब आप देख लीजिए जरा पी ब्लॉक।
अच्छा, कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। चलिए इस ब्लॉक में हाँ क्या 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 है, क्योंकि वैसे तो मैं नोट्स आपको दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में आप देख लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर ही हो गया। अब मेटल से नॉन मेटल से तो ये भी आपको बता दिया कि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत लो होती है। तो आइए लिख सकते हैं शॉर्ट में, वेरी लो। ठीक है, शॉर्ट में हम आपको सब लिख के दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या होगा, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और ये और ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी। और देखते रहिए जरा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी काफी लो होगी। ये आपको याद होगा ये क्या होता है, ये भी लो होगा। अब देखिए मैं अब कितना जल्दी बताती चली जा रही हूँ, मुझे बार बार उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आप पहले से पढ़ के बैठे हो कि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, आई ए क्या चीज है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया था मैंने कि वहां से पढ़ लिया है आपने, तो फिर अब इतना दिक्कत नहीं आएगी। वैलेंसी, देखिए फर्स्ट डे के जो होंगे उनकी +1 होगी, और जो सेकंड डे के होंगे वो +2 होगा। क्योंकि बैलेंसी जो आपकी डिपेंड करती है वो टोटली ग्रुप पे डिपेंड करती है, यहाँ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम इसको इसीलिए शो कर दे रहे हैं +1 एंड +2। 5 या 6 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी रहती हैं ब्लॉक में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप पेन नहीं लीजिए। और बेवजह की प्रॉपर्टी लिखने का या फालतू की प्रॉपर्टी लिखने का कोई खास मतलब भी नहीं होता है। अच्छी प्रॉपर्टीज लिखिए जिससे आपको भी अच्छे मार्क्स मिले। अब ये देखिए एक नई प्रॉपर्टी है, अमलगम जानते हैं। अमलगम एक मोर देन वन मेटल जो है आपस में मिलकर जब बनाते हैं, और स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा पारे का यूज किया जाता है। तो इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें अमलगम बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग भी आप जानते हैं, जब ये किसी को रिड्यूस करते हैं तब भी, तब उसको प्रॉपर्टी को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये तो कॉमन चीजें हो गई। एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो क्या चीज होती है जो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, और भी कई जगह पे आती है।
ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे? ये बनेंगे एल्कलाइन। ठीक, मुझे लगता है कि एस ब्लॉक की ये समरी आपके पास तैयार हो गई है कि ये तो चलिए ग्रुप ऑफ पीरियड्स तो अलग चीज़ है निकालना, लेकिन एस ब्लॉक में क्या-क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एस ब्लॉक में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये सॉफ्ट मेटल है और सॉफ्ट मेटल के साथ-साथ एक चीज़ और भी आप तैयार कर सकते हो, जैसे इसमें हाँ, मैं और थोड़ा-सा क्लियर कर दे रही हूँ। इसमें एक वर्ड और आपको आएगा, एल्कली मेटल। एल्कलाइन मेटल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, जैसे आप हिंदी में क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं ना, तो उसी तरीके से है कि जो सोडियम या +1 वैलेंसी वाले हों वो सब एल्कली मेटल होंगे, जो +2 वैलेंसी वाले होंगे वो एल्कलाइन मेटल होंगे। तो इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है एस ब्लॉक में, इतना आपको इंट्रोडक्शन अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने रॉ मटेरियल अगर पहले से तैयार किया हुआ है बेसिक, तो फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए, हम सीधे से पहुंच रहे हैं पी ब्लॉक में। बहुत आसान है, देखिए अब हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, अब जैसे आपके उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा था, वैसे ही इसमें कहा जाएगा पी ऑर्बिटल में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, चलिए मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। सब जानते हैं 8 होगा इसका, 1s2 2s2 2p, 8 है। कितने होंगे जाके इसमें इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 4। तो अभी इसका कंप्लीट तो हुआ नहीं, क्योंकि p में 6 चाहिए होता है, तो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में। तो ये क्या हो गया, p और p ब्लॉक हो गया। अब इसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं, p ब्लॉक भी काफी बड़ा ब्लॉक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब आपको इसी से पता चल रहा होगा कि इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो निकली है वो p ब्लॉक से ही निकली हुई है, तो उसमें सारे नॉन मेटल्स होंगे मैक्सिमम। बट ये थोड़ा सा मिक्सिंग ब्लॉक है, तो इसलिए इसमें नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं भी होती हैं। ठीक है, अधातुएं हैं, धातुएं हैं और उपधातुएं भी हैं। इसकी पूरी एक सीरीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये पूरे पूरे मैं आपको नोट्स में दूंगी, बट यहाँ मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। इसमें इसमें क्या क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की नंबर ज़्यादा है, इसलिए नॉन मेटल्स को ही हाईलाइट किया जाता है, बट मैंने चलिए पहले मेटल्स बता दिए। मेटलॉइड्स, ठीक है। आप इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। आइए, हायर देन एस ब्लॉक। भाई इनका जो है इलेक्ट्रॉन को बांधने की कैपेसिटी इनकी थोड़ी सी ज्यादा है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनका जो आईए है वो ज्यादा होगा। अब नेचुरली इनकी अगर इलेक्ट्रॉन बांधने की कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा मिलने वाली है। और
वैसे मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हायर क्या हाईएस्ट आप बोल दें तब भी सही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे जिसमें आपके ये इनर्ट गैसेस या आखिरी गैसें हैं या ऑक्सीजन है, ये सब जो है ये आपके पी ब्लॉक में ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाईएस्ट अगर हम बोल दें तब भी सही है, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती होगी। ठीक है। ठीक है, और आपका और क्या बचा, ईए है। ईए भी आपका हायर होगा, हायर देन एस ब्लॉक। ये और आईए काफी हद तक आपके पैरेलल ही चलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आईए पढ़ लीजिए वैसे ही ईए लगभग निकलता है आपका जाके। ठीक, अब ये तो कोई खास चीजें हैं नहीं इनकी। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड और वो भी बता देते हैं आपको। ऑक्साइड्स, मेटल्स की ऑक्साइड को अभी आपने ऊपर देखा है, वो एल्कली या एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, अब इसके मेटल्स यानी कि इसमें तो तीन तरीके के हो गए। चलिए, मेटल्स के तो आपको पता है, नॉन मेटल्स के कैसे होंगे। एसिडिक। ठीक है, और अभी इसमें तो एक चीज और भी है भाई, उसको भी हमें देखना है। मेटलॉइड्स के कैसे होंगे, एक वर्ड होता है एम्फोटेरिक। ठीक, तो हम यहाँ पर इक्वल टू का निशान न लगाकर एरो लगा देते हैं, जिससे आपको क्लियर है चीजें। तो ठीक है, मेटल्स की आप जानते ही हो, मेटल्स की तो कोई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक, और कुछ बचा। बिल्कुल बचा है भाई, वो खास चीज बची हुई है। चलिए भाई, वो भी बता देते हैं। एक बहुत खास चीज बची हुई है, वो देखिए जरा क्या है। इसको वेरिएबल बैलेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन वेरिएबल बैलेंसी क्लियर वर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, देखिए जरा मैं क्या लिख रही हूँ। एलिमेंट्स shows positive valency too। ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होता है कि क्लोरीन की जो आप कॉमनली जानते हैं वो वैलेंसी मेन होती है -1। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये +7 भी वैलेंसी शो करता है। बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें इसकी +7 वैलेंसी भी शो होती है, तो इसके लिए भी ध्यान रखिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ। एक कंपाउंड बनता है Cl2O7, उसमें देखिए क्लोरीन की वैलेंसी
+7 होती है। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट्स हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि एक तो ये वैलेंसी और वैलेंसी में इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि एक तो पहले पॉजिटिव वैलेंसी भी ये लोग शो करते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छी सी चीज़ है कि इनकी वैलेंसी का होता क्या है। यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, मैं हेडिंग ही डाल देती हूँ जिससे आपको वैलेंसी में कुछ अलग चीज़ें आपको पता चल जाए। जैसे उसमें वेरिएबल वैलेंसी पता था आपको, वैसे ही यहाँ पर वैलेंसी के बारे में बता देते हैं आपको। कर्सर साहब हमारी बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, उनको कुछ भी बोलो सब गलत ही है। मैंने जो करना वो खुद ही करना है। देखिए भाई बैलेंसिंग में क्या खास बात है। चलिए हम इसको यही कर देते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं। बैलेंसी इनकी खास बात क्या है कि ये स्पेशली कौन सी बैलेंसी शो करते हैं, को बैलेंसी सबसे ज्यादा है। थोड़ा बहुत आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी शो करेंगे क्योंकि मेटल्स भी हैं, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोवैलेंसी ही ज्यादा है। जिसमें कार्बन है, सल्फर है, ये सब आपके क्या है, कोवैलेंसी तो शो करेंगे। तो वैलेंसी के बारे में 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करते हैं, मोर देन वैलेंसी भी शो करते हैं। चलिए इसको तो रहने देते हैं ऐसे। मैं लिख दे रही हूँ, ऐसा कोई भी टॉपिक मैं छोड़ नहीं रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी नोट्स भी आपको दूंगी, बट उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। तभी सब्सक्राइब किए रहिए जिससे आपको जैसे ही नोट्स आएंगे उसके पहले एक न्यूज़ इंफॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगी, तो आप उसके बाद आपको पता रहेगा कि कब मैम जो है वो नोट्स भेजने वाले हैं। नोट्स भी मिलेगा आपको, लाइव सेशन भी मैं एक बार कर दूंगी। अभी तो आपके एग्ज़ाम को टाइम है, इसलिए मैं अभी कुछ सिंपल वीडियो बना के भेज रही हूँ। आप इधर थोड़ा बहुत जितना तैयार हो सकता है उतना तैयार करिए। मोर देन वन बैलेंस, देखिए मैं एग्जाम्पल पे आपको दे रही हूँ। एग्जाम्पल है सल्फर। क्या है इसकी वैलेंसी, कितनी होती है, 2, 4, 6। ठीक, तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक का। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डी ब्लॉक में पहुंचते हैं। बहुत लेंदी आपका ये चैप्टर है, बट मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है जिससे मेरे बच्चों को पढ़ते वक्त बोरियत फील ना हो और पहले से ही थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। एक बार अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर नोट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। थोड़ी बहुत आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आपको बुक पढ़ने में भी उबल लगती है, लगता है कि अरे बुक भी पढ़ के मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा। अच्छा चलिए, डी ब्लॉक तो आपकी डेफिनेशन तो वही होगी। इंटर्स इन, अरे अब तो मेरे बच्चों को भी याद हो गया। और ठीक, एग्जाम्पल आयरन का एग्जाम्पल मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या कोई भी आप सिंपल से एग्जाम्पल ले लीजिए। एफी का ही हम ले लेते हैं।
इसी का नहीं रिपीट करना है तो चलिए भाई हम अपने राहु केतु को याद कर लेते हैं, यानी कि अब हम अपने क्रोमियम को याद कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्सेप्शन है लेकिन फिर भी है तो ये डी ब्लॉक ही, तो चलिए उसी का एग्जाम्पल देते हैं। डरने की क्या बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको बनाना आता है तो हमें याद है कि भाई इनका कुछ अलग ही हिसाब किताब है, तो वो याद रखना है हमको क्या हिसाब किताब है, मालूम है हमको। और क्या आएगा 4s 1 है ना, 2 नहीं है ना। याद है भाई बच्चों को हमारे याद है 3d5। ठीक है, तो अब इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल बताया कि वेरिएबल बैलेंसी भी यहाँ आपकी देखिए क्लियर हो रही है। ठीक है, अब क्रोमियम का हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका किस में जा रहा है 3d में। ठीक, वैसे डी ब्लॉक में यही होता है कि इनका 4s वैकेंट नहीं होता है, इसका 3d वैकेंट होना चाहिए, लेकिन कई में आपको ये क्रोमियम और कॉपर में आपको ये वैकेंट भी मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम में आपके 4s जो होगा वैकेंट नहीं होगा, आपका 3d वैकेंट होगा, तो 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक, आप चलिए इनकी क्वालिटी बताएं भाई। सबसे पहले हार्ड मेटल, ये याद रखिए हार्ड मेटल है ये, इसीलिए आपको इसमें लोहा मिलता है, लोहा मिलता है इसमें, लोहा मिलेगा आपको इसमें, कॉपर मिलेगा आपको इसमें, निकिल मिलेगा आपको, जितने भी हैवी हैवी बॉडी बिल्डर टाइप के जो मेटल्स हैं वो सारे इसमें, तो इसलिए आप एक वर्ड याद रखिए हार्ड मेटल इसके अंदर है। ठीक है, अब वेरिएबल बैलेंस इनकी क्वालिटी है। ठीक, अब और क्या क्वालिटी है इनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ तो कितना आसान लग रहा है पढ़ना, नहीं भी मुझे बीच में बताना पड़ता है कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट इज वेरिएबल बैलेंसी, मैं सब पहले आपको बता चुकी हूँ, तो बच्चे हमारे स्पीड में पढ़ते चले जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं आनी है। कलर्ड आयन, कितना आसान है पढ़ना अगर आपने पहले से होमवर्क तैयार किया हुआ है। ठीक है, आपने पहला पेज अगर तैयार कर रखा है तो इधर आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ती चली जाएगी। कैटलिस्ट है, और कुछ बचा इनका, बैलेंसी के बारे में फिर इनके भी हम बताते हैं। चलिए वेरिएबल बैलेंसी तो एक अलग चीज है, वेरिएबल बैलेंसी भी बता देते हैं, और एक इनकी एक और खास बात है, कोऑर्डिनेट बैलेंसी भी ये शो करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बैलेंसी शो करने की वजह से ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है फेरिक अमोनियम साइनेट, है ना, इस तरीके के बहुत से आपने कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़े हुए हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब चूंकि ये मेटल्स हैं तो आइए और इलेक्ट्रोवैलेंसी या वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ये हमको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद आ गया होगा कि इनकी जो है ये सब तो हायर होंगे, हायर नहीं लेस होंगे ना, याद होगा आपको। इसके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आइए, और ये सब तो आपको जैसे इस ब्लॉक का है वैसे ही इसका भी है, जब आपको कोई क्वांटिटी पूछी जाए तो एक अलग चीज़ है, बाकी कोई इनका कुछ है नहीं। अब अच्छा एक क्वालिटी और है इनकी, वो भी हम आपको बता देते हैं, इसी में कैटलिस्ट में ही आगे बढ़ा देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वे आयरन तो आप जानते हैं घोषित है, बहुत
सब जानते हैं कि लोहे में ही चुंबक का गुण पाया जाता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स जितने हैं वो सब आपके डी ब्लॉक में ही है। हो गया, ये डी ब्लॉक आपका हो गया। देखिए बहुत इजी वे में बहुत ज़्यादा मैंने समराइज कर दिया है। आप अगर आपने पहला पेज अच्छे से तैयार कर लिया, मेरे वीडियो में जो पहली एंट्री जैसे मैंने की है वैसे ही आपको जो शॉर्टकट आपको बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, उसके बाद अब आपको दिक्कत कहीं आनी ही नहीं है और आराम से आप कर सकते हो। एफ ब्लॉक आ जाइए, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, इंटर से एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भाई बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत भारी काम है, हम थक जाएंगे भाई, 2-4 साल हमको लग जाएंगे बनाने में, तो इसलिए मैं वो बनाऊंगी नहीं, लेकिन अब आपको बता दे रही हूँ कि इनमें किसका नाम आएगा। तो जैसे ही मैं नाम लूंगी वैसे आप खुद कहेंगे अरे रहने दीजिए मैम मत बनाइए, बहुत बड़ा है, हम तो खुद भी थक जाएंगे, 2-3 घंटे का वीडियो हमारा हो जाएगा, बच्चे मेरे सब थक जाएंगे, तो इसलिए इतना बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ। पढ़ लिया, मैंने हटा दिया, चलिए कोई एक्टिनाइट्स और अरे इनके भाई साहब जो है लैंथेनाइट्स, याद आ गया। पीरियोडिक टेबल में जो नीचे की तरफ रखे रहते हैं, अलग से रखे जाते हैं, वो होते हैं एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स। तो इसमें आपके एग्जाम्पल में एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज काफी हद तक इनकी कैसी होंगी बताइए। प्रॉपर्टीज सिमिलर टू, गुड गुड गुड, याद आ गया भाई, मेरे बच्चों को सब याद है। डी ब्लॉक, कर्सर साहब हमारी बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए भाई, ये तो बिल्कुल बात नहीं मानते, बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, ये भी मेरी बात नहीं मानते हैं। काफी हद तक मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इनकी जो होती हैं डी ब्लॉक से सिमिलरिटी रखती हैं। ठीक, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। तो चलिए भाई, अब हम आपका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे मेन जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो यही है। ब्लॉक तो आपको पढ़ना था, क्योंकि ब्लॉक पर एक क्वेश्चन आता है, टोटल फाइनल क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक के बारे में बताइए, एफ ब्लॉक के बारे में बताइए, पी ब्लॉक के बारे में बताइए, एस ब्लॉक के बारे में बताइए। तो उसमें आपको स्पेशली आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए, प्लस आपको एक एग्जाम्पल देना रहेगा और इनकी ये जो नंबर डाल के ये सारी प्रॉपर्टीज बतानी रहेंगी। भाई अगर डी ब्लॉक बताएंगे तो आप डी ब्लॉक में बताते चले जाएंगे कि दीज आर हार्ड मेटल, आप लैंग्वेज बना लीजिएगा, दीज आर हार्ड मेटल, दे शोज वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल बैलेंसी में आप आयरन का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। दे आर, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव लास्ट vacant d orbital. Colored iron they shows they are behave also behave as catalyst, they have heavy या high magnetic properties, और क्या क्या बता सकते हैं आप कि इनमें कोऑर्डिनेट बैलेंसी होती है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। इतना आप बताते चले जाएंगे, 6-7 पॉइंट आपके बन जाते हैं, बस इतने में ही आपका भला हो जाएगा। ऐसे ही पी ब्लॉक, ऐसे ही एस ब्लॉक। एफ ब्लॉक पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आएगा, तो आप इसमें आपको डी ब्लॉक की ही प्रॉपर्टीज में शो कर देनी है। एग्जाम्पल में आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना है, आप नाम डाल दीजिएगा एक्टिनाइड लैंथेनाइड में, जिसका भी नाम आपको याद हो, यूरेनियम जो भी आपके हैं उनको। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में भाई ऐसा हुआ था कि इसमें एक कहानी है, पहले पहले तो कहानी समझ लीजिए कि टेबल का मतलब ये होता है कि जब एक ही बिरादरी के बहुत सारे लोग हो जाएं तो उनको कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ता है, वरना वो बिखरे घूमेंगे तो उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही हालत यहाँ थी कि बहुत सारे एलिमेंट्स बन चुके थे, बट उनका अरेंजमेंट नहीं था, कि उनको कहीं कोई सीक्वेंस नहीं दिया गया था कि कहाँ से उठाया जाए, कैसे उनको पहचाना जाए। तो उसके लिए काफ़ी लोग परेशान थे कि क्या किया जाए इनके लिए। तो उसमें कई नाम आपके आए हैं, जैसे न्यूलैंड आया, लोथर मेयर आए और डॉबर्नियर्स आए, इस तरीके के कुछ लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी लगाई। जैसे डॉबर्नियर ने लगाई तो इन्होंने बताया कि
3 एलिमेंट्स ले लीजिए, तो पहले और तीसरे एलिमेंट्स के जो मीन निकालते हैं एटॉमिक वेट का, उसको जो है उसका जो मीन निकालेंगे वो बीच वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। वैसे ही जैसे ये आपके आए न्यूलैंड आए, तो न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी बताई। इन्होंने बताया कि 1 से 8 तक चलते चले जाइए, और 8 एलिमेंट के बाद वही जो फिर आप 9th एलिमेंट जो होगा उसके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगी, यानी कि 90 से स्टार्ट करेंगे। ये चीज काफी हद तक आपने आगे भी देखी है, क्योंकि आगे भी काफी हद तक कॉपी हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि ये जब सारी डिस्कवरीज हुई थी, उस समय एटॉमिक नंबर के बारे में कोई नहीं जानता था, तो इसलिए जितनी भी चीजें थी वो सारी एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती थी। इसीलिए जो मेंडलीव भी हमारे आए, मेंडलीव ने भी सबसे पहले जो बनाया है, तो मेंडलीव ने भी हमारे जो पीरियोडिक टेबल को बेस रखा है, मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल का, वो सबसे पहले जो है इन्होंने भी एटॉमिक वेट को ही रखा था सबसे पहले। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई एटॉमिक वेट को पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट होता क्या है ना। तो इनका नाम मैं लिख नहीं रही हूँ, लूथर मेयर और डॉबर्नियर का, इनको कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आप दिमाग में अपने रखिए। ये सब केवल इंट्रोडक्शन देने के काम आते हैं। आपके पास टाइम अगर है तो आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बताने जा रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा इनका नाम दे दीजिएगा, अदरवाइज इनके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहानी सुना दी आपको, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनको, और स्पेलिंग प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, इनके सबके नाम दिए होंगे उसमें। तो हम सीधे सीधे आपका मेंडलीव से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पीरियोडिक टेबल पहले जो बनी है वो उसका बेसिक फंडा था एटॉमिक वेट। तो इसलिए जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले उसको हम लिख दें जरा थोड़ा सा। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। तो पीटी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पीरियोडिक मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, इसकी खास बात ये है कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, सबसे पहले जो आपकी बनी है मेंडलीव की, वो एटॉमिक वेट पर ही बनी थी। तो उस एटॉमिक वेट के बिहाफ पर ही उन्हें सारी चीजें बताई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इसकी खास बात देखिए क्या क्या है। एक तो पहली बात है कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, और इसकी जैसे डिफिनीशन आपकी अगर आपसे पूछी जा रही है या पीरियोडिसिटी पूछी जा रही है, एक आवर्त नियम कह सकते हैं इसको, पीरियोडिक लॉ हम देखिए आपको लिख दे रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था। मेरे साथ पढ़ते जाइएगा, मैं लिख रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर केमिकल फिजिकल को अलग अलग नहीं किया है, आप वो कॉमन सेंस है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं, यानी कि उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी। तो इसीलिए उसमें एक वर्ड यूज किया गया है पीरियोडिक फंक्शन। इसी को हिंदी में आप बोल सकते हो कि जो
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो जिसको लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक लॉ जो है ये मेंडलीव के टाइम में आया था। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके टाइम में आया था। तो इनकी जरा कुछ खास बातें आप पढ़ लीजिए। बाकी आपको इस पर बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है जिसको आपको ब्रीफली पढ़ना है, जिसको अच्छे से समझना है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अमेंडमेंट करके बनाई गई है। नाम तो मेंडलीव का ही चलता है, लेकिन उसमें कई और लोगों ने उस पर रिसर्च करके उसको बताया है कई जगह पे। तो इनकी कुछ खास बातें हैं, उसको आप देख लीजिए। एक तो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है, और क्या खास बात है देखिए 9 वर्टिकल कॉलम। इनको क्या कहा जाएगा? वर्टिकल का मतलब आप समझ सकते हो, ग्रुप्स। सेवन हॉरिजॉन्टल कॉलम, जिनको कहते हैं पीरियड्स। ठीक, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बस इतनी है, इतना ध्यान रखिए, और बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना है आपको। ठीक है, आप जैसे इसमें आपको पता है, ये मैं आपको ब्रीफ में ही बता देती हूँ कि फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड और थर्ड में जैसे आपने आप बोहर का याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 18 32, वो इसी पर बनाया गया था कि जैसे जैसे पीरियड्स चेंज हो जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स का नंबर चेंज हो जाता है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, इस तरीके से होते हैं। और 6 7th जो पीरियड है वो आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को दिखाता है। ठीक है, तो बस इतना ही नॉलेज आपको मेंडलीव के बारे में होना चाहिए। अब आपकी स्पेशली जो आपकी आगे जाएगी वो होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ आते आते सारी चीजें चेंज हो गई भाई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि यहाँ पर एक नए इंसान का जन्म हो गया। नए इंसान का जन्म नहीं हुआ था, नई प्रॉपर्टी का जन्म हो गया। एक आए मोजले, इन्होंने क्या किया, एक नई प्रॉपर्टी को खोज निकाला। क्या खोजा? सबको याद आ गया होगा, एटॉमिक नंबर। और जैसे ही इन्होंने एटॉमिक नंबर खोजा, एक रिवलेशन सा आ गया, और पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, सब कुछ चेंज हो गया। मेंडलीव की बातें जो थी वो सब सुधार के अंदर आ गई, यानी कि उनमें सब में अमेंडमेंट स्टार्ट हो गया। तो अब आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का था जो पहले था, अब आपका एक बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो भाई अब जो है एटॉमिक वेट को जो है छुट्टी दे दीजिए अब, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है। उनको खाली मेंडलीव लेके आए थे। तो अब जो आपका काम करेगा वो क्या काम करेगा? एटॉमिक नंबर। तो अब इसलिए इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, हिंदी वाले याद रखें, बस परमाणु क्रमांक की जगह आप परमाणु भार की जगह आपको क्या कर देना है? परमाणु क्रमांक। हिंदी वालों को ये भी हमने डिफिनीशन बताई थी, उसी डिफिनीशन में आप परमाणु भार की जगह पे परमाणु क्रमांक कर दीजिए, ऑफ एटॉमिक नंबर। बस इतना चेंज हो गया पीरियड, मॉडर्न पीरियडिक लॉ में। तो जैसे ही ये चेंज हुआ वैसे ही बहुत सारा चेंजमेंट आया। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजमेंट आया। आप देखिए, मैं आपको एक, ये देखिए पीरियोडिक टेबल, अब आपकी कितनी बड़ी पीरियोडिक टेबल हो गई। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, देखिए क्या क्या है इसमें। ये देखिए इसमें 18 ग्रुप आ गए। ये देखिए पूरे 1 to 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये लास्ट में देखिए ये हीलियम रखा हुआ है। ये पूरा
इनर्ट एलिमेंट्स है या इनर्ट गैसेस आप कह सकते हैं। इनर्ट गैसेस का मतलब ये इनर्ट इनको इसलिए कहा जाता है, इसलिए इनको अक्री कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। क्यों रिएक्शन नहीं करती हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट सेल जो होता है या लास्ट सबसेल भी आप कह सकते हो, लास्ट ऑर्बिटल भी कह सकते हो, वो फुलफिल्ड होता है, मतलब उसमें और इलेक्ट्रॉन डालने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो जैसे आपने हीलियम का देखा 2 है तो 1s2 हो गया, तो 1s2 हो गया तो मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये नियान जैसे है तो ये 10 है तो 1s2 2s2 2p6 हो गया जाके, तो p में 6 चलेगा तो अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो इसलिए ये इनर्ट एलिमेंट कह सकते हैं या इनर्ट गैसेस कह सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या क्या हो गया है, ये देखिए आपकी ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपके थर्ड फोर्थ हो गए हैं। अब थर्ड और फोर्थ को जो है आपके दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आपको जो पढ़ा होगा आपने लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त, तो उसी तरीके से ये थर्ड फोर्थ हो गए, ये थर्ड के 2 पार्ट हो गए, ये फोर्थ के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये 6 और 7 जो आपका है ये नीचे आ जाएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के फॉर्म में। ये देखिए एलिमेंट्स का नंबर भी दिया हुआ है आपका 57 to 71, 89 to 103। जब एक बार पढ़िएगा तो पहली बार थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से बनी हुई है, इसमें देखिए किसी का कलर भी यूज किए गए हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर है। जैसे ये देखिए ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल आपके ये सारे, ये देखिए पूरा यही कलर रेड कलर, डार्क रेड कलर है, ये जितना भी एलिमेंट है वो पूरा आपको बता रहा है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ये देखिए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स आपके वही हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स को जो मैंने कहा था, उन्हीं को कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये आपके देखिए सारे कहाँ जा रहे हैं आपके, ये देखिए ये हैं आपके ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स आपके। ये देखिए आ गए नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आपकी यानी कि इनर्ट गैसेस जो हैं ये हो गई। ठीक है, लेंथेनाइड आपका देखिए डार्क कलर में है, ये नीचे पड़ा हुआ है लेंथेनाइड पूरे, ये लेंथेनाइड है, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये आपके एक्टिनाइड्स हो गए, तो ये कलर आपका पूरा ये एक्टिनाइड्स को शो कर रहा है। यहाँ आ जाएंगे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आपको बताया था हमने कि +1 और +2 वैलेंसी एस ब्लॉक शो करता है, तो ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये +2 वैलेंसी शो करते हैं, ये ग्रुप सेकंड में आ जाएंगे, ये देखिए पूरे हैं। इसी तरीके से आपके एल्केली मेटल्स जो हैं, एल्केली मेटल्स ये हैं आपके पूरे। अब एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है जो हर पीरियोडिक टेबल में रही है आज भी, वो है कांस्टेंट कि हाइड्रोजन को अभी तक कहीं कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं मिला है, तो इसलिए हाइड्रोजन को मेटल में भी काउंट किया जाता है और नॉन मेटल में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है दोनों के साथ शो करती हैं। जब ये सोडियम या इनके पोटेशियम के साथ आ जाता है तो ये लिथियम के साथ आता है तो ये हाइड्राइड बनाता है, यानी कि एज अ निगेटिव आयन हैलोजन की तरह से बिहेव करता है। लेकिन जब ये किसी हैलोजन के साथ जाता है या जैसे ऑक्सीजन के साथ जाता है या किसी हैलोजन के साथ जाता है, जैसे HCl बना देगा, हैलोजन कहाँ है आपके, ये देखिए हैलोजन बैठे हुए हैं 9th ग्रुप में, तो ये जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, तब ये मेटल की तरह बिहेव करता है। तो इसका भी अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इसका देखिए बिल्कुल अलग ही तरीके का कलर बनाया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं, ये देखिए रिएक्टर नॉन मेटल्स हैं, देखिए नॉन मेटल वाले कलर में ही हाइड्रोजन को इन्होंने रखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन का कलर हो गया। ये देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस और RF की जो कंडीशन है वो अभी तक नोन नहीं। तो ये एक सिंपल सा एक बार पीरियोडिक टेबल को सामने रख लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, बाकी आपके जैसे ही ब्लॉक आप चेक करेंगे ब्लॉक में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अगर ये S ब्लॉक है तो कौन मेटल होगा, ये P ब्लॉक है तो ये नॉन मेटल होगा, ये D ब्लॉक है तो ये हार्ड मेटल होगा, और F ब्लॉक तो ट्रांजिशन वो आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं तो वो तो अलग ही हो गए, तो उनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। अब आपका एक और चीज थी, जैसे आपने पढ़ा था, आपको हमने बताया था डायगोनल रिलेशन, तो यहाँ पर डायगोनल रिलेशन का होता क्या है, ये देखिए जैसे लिथियम और मैग्नीशियम उसका एग्जाम्पल होते हैं, तो जैसे लिथियम देखिए आपके ये सेकंड पीरियड में आ रहा है और ये जो मैग्नीशियम आ रहा है आपका थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो इन दोनों के जो करेक्टर्स हैं वो या प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल होते हैं या काफी हद तक सिमिलर होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी ही विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप को दिखाती है। तो ये भी यहाँ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर हो गई, तैयार हो गई है।
मैंने देखिए एज अ चैप्टर आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको कहीं अगर कुछ लगता है कि मैम इसको और आपको बताना चाहिए या आपको कहीं डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, कुछ क्वेश्चन भेजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं वहीं आपको आंसर दे दूंगी। आप अपना मेल आईडी या आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजते हैं तो मैं आपको पूरा पीडीएफ या जो भी है आपको बनाकर वहाँ पर सेंड कर दूंगी। देखिए हम तो पढ़ाने को बैठे हैं, आप पूछिए, आप जितना पूछते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। और बहुत चीज़ें नहीं है, बस ये चीजें हैं। आप पीरियोडिक टेबल आपकी लगभग खत्म हो चुकी है, ये समझ लीजिए आप। अब आपको इसमें केवल एक चीज और याद रखनी है कि जैसे जिसको आप कह सकते हैं पीरियोडिसिटी कह सकते हैं, तो चलिए पीरियोडिसिटी हम आपको बता देते हैं। पीरियोडिसिटी आपके काम की चीज है जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पीरियोडिसिटी में आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, अगर हम आवर्त में ऊपर से आगे से पीछे जाते हैं तो क्या चेंज आता है। ये चीजें आपको पीरियोडिसिटी में क्लियर हो जाएंगी। कई बार कुछ जगह पर बताया जाता है कि आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते पढ़ाते बताते हैं, लेकिन आप बीच बीच में पढ़ोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, कहाँ तक याद करेंगे आप। तो थोड़ा सा अगर चीजों को क्लासिफाइड करके आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। भाई एक जगह हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, और एक जगह हमने जो है अपने ब्लॉक क्लियर कर लिए। अब हमारा बचा भाई पीरियोडिक टेबल, उसको भी हमने पूरी आगे देख के क्लियर कर ली कि भाई क्या हुआ था, कितने क्या थे। आपने देखा कि उसमें, अब देखिए वो मैंने लिखवाया नहीं आपको, लेकिन उसमें आपको दिख रहा है कि 7 पीरियड्स होते हैं और कितने 18 ग्रुप्स होते हैं। उसमें आपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया तो वो सारी चीजें वहीं क्लियर हो गई। तो उसको लिखने का हमको लिखाने कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे जब पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, आप उसमें लिख दीजिएगा। पीरियोडिक लॉ को स्पेशली याद रखिए, ठीक है। अब क्या होता है पीरियोडिसिटी, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं लिख रही हूँ, इसको आप पर समझिए जरा क्या चीज है ये। और भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही तो सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारा रिपीट हो रहा है तो नेचुरली हमारी प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही होंगी। इज नोन एज लिख सकते हैं, इज डायरेक्ट लिख दीजिए, इज पीरियोडिसिटी। फॉर्मेलिटीज में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, फॉर्मेलिटीज में ठीक है, जो भी आप लिख दोगे ठीक है, आपकी केमिस्ट्री सही होनी चाहिए, इंग्लिश का इतना टेंशन नहीं होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि तो जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जब एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे आपने अगर मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप का ले लिया, तो इसमें देखिए क्या है, जैसे ये Na है, ठीक है। अब Na के नीचे कौन आ जाएगा, कौन आएगा भाई, ये 11 है, तो अगला कौन होगा, 19। मैंने आपको बताया ना कि इसमें सीक्वेंस आपका जो पीरियड्स में चलता है वो 2, 8, 18, 32 का चलेगा। तो इसका भाई 11 है तो अगला हो जाएगा 19। 19 का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पोटेशियम हुआ, अब पोटेशियम के बाद अगर आप जाएंगे तो फिर उसमें 18 को ऐड कर दीजिए, तो 18 और 19 मिला के क्या हो जाएगा जाके, बताइए भाई, अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए क्या होगा जाके। कि भई हमने सोडियम की बात की, फिर उसके बाद हमने बात कर ली पोटेशियम की, और पोटेशियम के नीचे क्या होता है,
ये शायद 18-19 जोड़ के होगा जाके 37, तो 37 किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है? 37 किसका होता है एटॉमिक नंबर? मुझे लग रहा है रूबिडियम का होता है शायद, कंफर्म कर लीजिएगा। रूबिडियम। तो इनके कहने का मतलब ये है, पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी पोटेशियम की होगी, वही प्रॉपर्टी रूबिडियम की होगी। अप्रॉक्सीमेट होता है, 100% तो नहीं होता है, लेकिन यही रिपीट हो के होता है। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब इसमें प्रॉपर्टीज में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, यही आपको बताना है इसमें। दैट्स ऑल। मुझे लग रहा है कि पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आपको सब बता दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बता दिए, इनर्ट गैसेस बता दी, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स बता दिए आपको, और ये भी बता दिया कि 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं और 7 जो है हॉरिजॉन्टल होंगे, जिनको पीरियड्स कहा जाएगा। जो 18 वर्टिकल कॉलम होंगे वो आपके ग्रुप्स कहलाएंगे। और आपको बाकी आपको जैसे आप पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो आप उसमें देख रहे हो कि अगर कहीं एस ब्लॉक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आप याद रखिए, तुरंत बता दीजिए। अगर सोडियम की प्रॉपर्टी पूछी जा रही तो काफ़ी हद तक वो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए, मैं पहले से फिर से ओपन करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, फिर पहुँचिए जरा अपने फर्स्ट चैप्टर में, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स है यहाँ पर आपका। इसमें तो आपके ये सारे पूरे बेसिक फंडामेंटल हैं। हमने यहाँ से शुरू किया है, स्टार्ट यहाँ से आपका हुआ है, एस ब्लॉक से हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेटल्स की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी डी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों में होगी। वो क्या खास बात है जो मैंने अभी तक नहीं आपको बताई है? बताइए, याद आ रही हो तो बताइए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और भी बात होती है, एक और भी प्रॉपर्टी है जो आपको शायद नहीं बताया हमने। ये इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, या इन्हीं को कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि दे फॉर्म आयंस, है ना। और जब ये आयंस बनाएंगे तो ये क्या होंगे? आयंस बनाने का मतलब क्या होता है? रिएक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये चीज आपकी नॉन मेटल्स में नहीं होगी, ठीक है। अब आपके जैसे ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में क्या होगा? मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स है। तो जो नॉन मेटल्स होंगे उन्हीं में मैं देखिए प्रॉपर्टी आपकी लिख दे रही हूँ। नॉन मेटल्स में स्पेशली एक प्रॉपर्टी इनकी क्या खास बात होती है? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन। याद आ गया किसने चेन बनाई? कौन बनाता है चेन भाई? अरे पूरी बुक बना के रखी हुई है, पूरी एक फील्ड बना दी है उस एलिमेंट ने। कौन है एग्जाम्पल? याद आया? यस, दैट इज कार्बन, ठीक।
अब देखिए आपके एस ब्लॉक की भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, पी ब्लॉक की भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं, डी ब्लॉक की भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं। आपको पीरियोडिक टेबल भी आपको क्लियर हो गया, पीरियोडिक लॉ भी क्लियर हो गया और पीरियोडिसिटी भी क्लियर हो गई। ठीक है, आप देखिए जरा, इसमें हमने लिखा नहीं है लेकिन इसमें हमने आपको समझा दिया था। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ, नहीं तो बच्चे मेरे भूल जाएंगे। बच्चे तो भाई, बच्चों के पास हमारे इतने काम हैं कि भूल ही जाते हैं, क्या करें। अरे कितने लोगों का मैसेज आता है, सबको रिप्लाई करना पड़ता है, बहुत भारी काम होता है भाई। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये आपको बता दें भाई, ये याद रहे आपको। 18 देखा ना आपने अभी पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल दिखाई वो काफ़ी हद तक आपको सफिशियंट है। 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम है, ये क्या है, ग्रुप्स। उसको आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए टाइम देकर, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अब पीरियड्स तो वही हैं, तो अब चलिए 7 हॉरिजेंटल डाल देते हैं। तो इनको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दे रही हूँ, नहीं तो आप कहीं भूल गए तो फिर बाद में यही कहेंगे कि मैम ने पता नहीं कैसा पढ़ाया था कि हम ये चीज़ें भूल गए। ठीक, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। मुझे लगता है कि अब वीडियो को मैं ख़त्म करूँ, इतना काफ़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप